तुम्हारे कमरे में लाइट नहीं है क्या? नहीं, मैंने आज लैपटॉप से किया है। सो लैपटॉप कैमरा क्यों ज़्यादा डार्क लग रहा है। हाँ मतलब मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत तो दिख ही जाएगा। हम्म तो अपना ये टॉपिक था, तो अपन मतलब अपने पास अभी 4 टॉपिक्स तो अपने को बात करना है। एक तो री इमेजिंग बायोडाइवर्सिटी कन्वर्सेशन इन इंडिया। कंजर्वेशन। हाँ, कंजर्वेशन इन इंडिया। फिर उसका है कि दूसरा है अपना कि एफिशिएंट एंड अफोर्डेबल अर्बन मास ट्रांसपोर्ट इज की टू रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और तीसरा अपना है आइडियल सॉल्यूशन फॉर डिप्लीटिंग ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज इन इंडिया इज वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। हाउ आवाज़ नहीं आ रही। हेलो, आवाज आ रही है क्या? हेलो। हेलो, हाँ आ रही है। हाँ, अरे वो एक कॉल आ गया था तो फिर मैंने इस मोबाइल को फ्लाइट मोड पे डाला। हाँ। तो हाँ, तो अपना ये है थर्ड वाला कि आइडियल सॉल्यूशन क्या हो सकता है ग्राउंड वाटर हार्वेस्टिंग का। ओ, वाटर हाँ। रिसोर्सेज का बचाने के लिए, ग्राउंड वाटर डिप्लीशन को बचाने के लिए वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। और इसका ये इन सब टॉपिक पे अपन ने चर्चा करी है, तो फिर मैंने इसलिए लिया है अभी इसको फिलहाल में, इस पे अपने को कम हाँ। समय देना पड़ेगा। तो ये वाई द कास्ट आइडेंटिटी इन इंडिया बोथ फ्लूइड एंड स्टैटिक। तो ये थोड़ा ट्रिकी टाइप है, मतलब ट्रिकी क्या है, मतलब वो पहली बार इस टाइप से पूछा है तो उन्होंने अपने हाँ, को बताना ये तो पड़ेगा है। कि क्या है, फ्लूइड कैसे है, स्टैटिक कैसे है। हाँ। वो थोड़ा, तो ये दो मतलब ये थोड़े GS2 GS3 का कॉम्बिनेशन में मैंने क्वेश्चन लिए हैं। यस। कल से मैं थोड़ा कोशिश करूंगा कि हर पेपर से एक क्वेश्चन लूँगा, एक इन्वायरमेंट से, लाइक GS1 2 3 से एक एक क्वेश्चन लेने की कोशिश करूंगा मैं। यस। वो भी करूंगा, मतलब किसी दिन मिक्स करके किसी दिन कुछ करके, मतलब चलने देंगे हाँ। इसको। तो देखो, अब अपना ये जो टॉपिक है री री इमेजिंग बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, तो इसमें अपने को क्या करना है कि इसमें अपने को बातचीत में अपने को बात करना है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया। इस पे अपने को बात करना है। दूसरा अपने को बात करना है कि व्हाट आर द एफर्ट्स रिलेटेड टू बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इन इंडिया, है ना, कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन को लेके एफर्ट्स क्या क्या किए गए, उस पर बात करना है। यस। और हाँ। इसके बाद अपने को बात करना है कि व्हाट स्ट्रेटेजीज कैन बी इम्प्लीमेंटेड टू इम्प्रूव बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इन इंडिया, कि क्या स्ट्रेटेजीज इम्प्लीमेंट होनी चाहिए बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन को इम्प्रूव करने के लिए इंडिया में, है ना। यस। तो ये 3 बातों पे अपने को चर्चा करनी है। हाँ। तो पहले अपन इस पर बात करते हैं कि अपना क्या बोलते हैं कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया, बायोडाइवर्सिटी का क्या सिग्निफिकेंस है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम स्टार्ट करो हर बार की तरह, फिर इसको बना यस। के लेके चलते हैं। सबसे पहले तो जो आपकी बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है, इंडिया
मतलब कि एक मेगा डाइवर्स कंट्री है, सो सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ही रहता है। ठीक है, हम्म, जैसे कि आपके यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स है, एंड हम्म, वेस्टर्न घाट एंड सुंदरबन, ठीक है, जो हम्म, सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी डाइवर्सिटीज़ में। हम्म, एंड ये हम्म, बड़ा है, बाकी तो इसका एक इकोनॉमिकल इम्पैक्ट भी रहता है। ठीक है, एंड आप कल्चरली देखो, बहुत सारी, अगर आप हम्म, अंडमान निकोबार को हॉटस्पॉट की तरह देखो तो वहाँ पे हम्म, कल्चरल सिग्निफिकेंस है। आपका जो हम्म, मिडल इंडिया, जो आप सेंट्रल इंडिया जिसको बोलते हो, वहाँ पे भी देखो, हम्म, एमपी का कुछ हम्म, पोर्शन, छत्तीसगढ़ का कुछ पोर्शन, जहाँ पे वो हम्म, बायोडाइवर्सिटी जो है उसके साथ हम्म, कल्चरली भी इंटैक्ट है। ठीक है, हम्म, बाकी इसके अलावा साइंटिफिक एंड मेडिसिनल जो है, ठीक है, कि हम सब हम्म, जानते हैं कि आपका मतलब कि हम्म, आयुर्वेदा है, कहीं ना कहीं इम्पेक्ट करता है। आप जितने मतलब कि हम्म, बायोडाइवर्सिटी, आप जितनी डाइवर्सिटी आपकी रीच होगी वो आपको हेल्प करेगा। ठीक है, हम्म, सो ये कुछ पॉइंट है। हम्म। हाँ, तो ये तो तुमने बढ़िया पॉइंट बताया कि एक तो अपना हो गया एक कि इन्वायरमेंटल सिग्निफिकेंस है। इसमें अपने को पहले ये भी बताना है कि खैर ये बताने की जरूरत नहीं, मगर इन द सेंस अपने को पता होना चाहिए कि बायोडाइवर्सिटी का एक्चुअल मीनिंग क्या है, मतलब हाँ वो तो। बायोडाइवर्सिटी किसको बोलेंगे। हाँ। यस। तुमसे ही पूछना चाहूंगा मैं कि तुम्हारे हिसाब से क्या होता है बायोडाइवर्सिटी। इसका मतलब कि जो मीनिंग है वो वर्ड में ही छुपा है, मतलब कि जो इसकी डेफिनेशंस है, अगर उसको अ, एक पर्टिकुलर, जैसे कि हम बेसिक डेफिनेशंस में पूछे तो जो एक पर्टिकुलर एरिया है, ठीक है, हम्म, इसके अंदर आपको वैरायटी ऑफ लिविंग थिंग्स मिल जाए और उसका इंटरेक्शंस हम्म, मिले। सो जब हम हम्म, हम कॉलेज में पढ़ते थे, हमें सबसे बेसिक चीज सिखाई जाती थी कि दो हम्म, वर्ड्स है इस डेफिनेशन में। हम्म, एक एरिया हम्म, जहाँ पे हम्म, लिविंग थिंग्स हो, ठीक है, और उसका हम्म, इंटरेक्शन। अगर ये हम्म, तीन वर्ड आपकी डेफिनेशंस में है तो वो आपकी हम्म, बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशंस कंप्लीट करेगा। हम्म। ठीक है। ये अपना इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस हो गया, इकोनॉमिक हो हम्म। गया, कल्चर हो गया, है ना। फिर तुमने साइंटिफिक सिग्निफिकेंस भी बता दिया, है ना, हम्म। कि भैया हम्म। साइंटिफिक सिग्निफिकेंस क्या है। हम्म। हम्म। तो उसमें अपना एक बच गया है कि इन्वायरमेंटल मतलब क्लाइमेटिक सिग्निफिकेंस क्या है। क्लाइमेटिक सिग्निफिकेंस, क्लाइमेट और अपन मिटिगेशन की बात करते हैं, क्लाइमेट चेंज हाँ। जिसको बोलते हैं अपन। हाँ, जैसे कि इस बार क्वेश्चन भी था, ठीक है, हम्म, और आप अमेजोन में भी देखते हो कि कार्बन मिटिगेशंस एंड उसमें काफ़ी हेल्पफुल है, अगर वो कार्बन सिंक की तरह काम करता है। अगर अमेजोन हम्म, कट जाए, हम्म, ठीक है, तो वो हम्म, कितना मतलब कि कार्बन पॉल्यूट करेगा एनवायरनमेंट को, हम्म, बिकॉज वो अपने आप में एक सिंक की हम्म, तरह काम करता है। एंड आई थिंक हम्म, इस बार भी एक क्वेश्चन था कार्बन सिंक के ऊपर, हम्म, पीटलैंड पे था हम्म, कोई क्वेश्चन, हम्म, बायोडाइवर्सिटी का वो भी एक है। हम्म, जो कार्बन सिंक का क्वेश्चन था, पर मुझे परफेक्टली याद इस साल कौन सा क्वेश्चन था हम्म। यूपीएससी में। क्वेश्चन यार देखना पड़ेगा यार मेरे को एक बार। क्वेश्चन तो हाँ। था जैसे तुम बता रहे हो। हाँ। हाँ वो था वो एक अपने क्वेश्चन। इसमें अभी अपन करेंगे इन्वायरमेंट वगैरह, तो उसमें अपने को मिल ही जाएगा हाँ। वो। यस, सो एक क्वेश्चन पे इस बार पूछा गया है कार्बन सिंक, मतलब कि जो पीटलैंड होता है अ, उसके रिगार्डिंग के, सो ये क्वेश्चन भी था। जो सिग्निफिकेंस हो गए हम्म। अपना एफर्ट रिलेटेड टू बायोडाइवर्सिटी कन्वर्सेशन इन इंडिया। इंडिया ने क्या क्या एफर्ट लिए। हम्म। सो एफर्ट्स बायोडाइवर्सिटी के लिए तो आपका लीगल टर्म्स पे देखोगे तो वही है ईपीए, जैसे कि हमने एक दो दिन पहले बात की थी। ठीक है, कि ईपीए लगा हुआ है 1986, जिसको हम फॉलो कर रहे हैं। हम्म, बाकी तो कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म हम्म, पे एंड कुछ केस रिलेटेड भी देख हम्म, सकते हो। बायोडाइवर्सिटी हम्म, एक्ट है जो ये हमने हम्म, लगा रखा है, एंड हम्म, देन जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट्स भी है, ठीक है, इसको भी हमने देखा। वाइल्ड लाइफ वाले एक्ट्स भी है जो कहीं ना कहीं आपको हेल्प हम्म, करते हैं।
ठीक है, ये है। हम्म। हाँ, एक तो EPA एनवायरमेंट हाँ प्रोटेक्शन एक्ट हाँ 1986 वाला है, हाँ, और अपना क्या बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी का एक्ट है ना। 2002 वाला है। ठीक है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, टू अगर कोई पॉइंट नहीं है तो लास्ट में वो भी FCA भी लिख दो। हम्म अगर मतलब कि फोल्डर पॉइंट, जो अगर कहीं पे आंसर लिख रहे हम्म कुछ नहीं मिलता तो आप फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट भी लिख सकते हो। तो वो कब आया था? इसके तो अमेंडमेंट सब तक चले ही है, जो हमने वो बात की थी 2016, 18, 24 वाला, वो तो अमेंडमेंट हाँ, इसके वो तो चले अभी ही आ चलते आ रहा था। हाँ, चलता आ रहा है। हाँ। हाँ, ऊपर ने कल ही देखा था, वो दिमाग से निकल गया। Yes, हम्म हम्म यही है, बाकी तो हाँ, उसके बाद अपना क्या है कि जैसे कि कंजर्वेशन के लिए अपन ने कुछ कमिटीज का भी फॉर्मेशन किया था, जैसे वो माधव गाडगिल, कस्तूरी रंगन, हाँ ये जो हाँ, अपन ने कमिटीज कस्तूरी बनाई थी, रंगन वाली है जो ना। फेमस है। है ना, हाँ वो, हाँ। माधव गाडगिल। हम्म, कस्तूरी कस्तूरी रंगन बिकॉज याद इसलिए रहती है कि वेस्टर्न घाट पे होता है। वेस्टर्न घाट मतलब कि हमारा जो एरिया होता है यहीं से शुरू होता है, गुजरात को लगने के और बाद हाँ, शुरू होगा हम्म। वेस्टर्न घाट। तो यहाँ के वेस्टर्न तो घाट कुछ के याद है पर्टिकुलर, कि ये कुछ हाँ, याद है कि क्या रिकमेंडेशन दिए थे इन लोगों ने, जैसे कस्तूरी रंगन ने क्या रिकमेंडेशन दिए थे? सो यही कि वेस्टर्न घाट का मुझे मुदगिल वाला तो याद नहीं, कस्तूरी रंगन का याद है कि जो वेस्टर्न घाट का हम्म कंजर्वेशन पे आपको एफर्ट लगाने होंगे इसके ऊपर था। यही एक हम्म कॉमन पॉइंट थे जो मतलब कि सबको पता ही है कि आपको वेस्टर्न घाट को अगर हम्म कंजर्व करना है, बिकॉज हाईलैंड पे है एरिया। अगर तुम देखोगे वेस्टर्न घाट ऐसे ऊपर की ओर है हम्म एंड यहाँ से स्लोप होके ईस्टर्न घाट की ओर जाता है। सो ऊपर का हम्म एरिया है, वहाँ पे एक चीज है कि आप यहाँ पे माइनिंग या फिर और ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जिससे मतलब कि उसको हार्म हो हम्म ऐसी चीजें नहीं कर सकते। तो वेस्टर्न घाट हम्म डिप्लेट हो जाएगा अगर आपने उसको ज्यादा, जो हम्म चीज मतलब कि जोशीमठ में हुई, ठीक है, हम्म जोशीमठ में अगर प्रेशर जितना ज्यादा हुआ, जिस तरीके से क्रम्बल हुआ, ये चीजें वेस्टर्न घाट में भी हम्म हो सकती है। तो यही है कि आपके माइनिंग एंड हम्म। इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स को बहुत संभाल के करना होगा एंड हो सके उतना कम करना होगा। हाँ, इसमें इसमें अपनी वो बात भी की गई थी कि क्या बोलते हैं अपना ये, हम्म, इसमें उन्होंने इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया की बात की थी, जो अपने को हाँ, इम्पोर्टेंट यस, याद रखना है। हाँ, तो उन्होंने जैसे कि जो ये अपना कस्तूरी रंगन ने बोला था, तो कस्तूरी रंगन ने वेस्टर्न घाट पे बोला था, तो वेस्टर्न घाट पे अराउंड अप्रॉक्स 40% का जो एरिया है उसको हाँ, इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया में रखना है। तो फिर हाँ, वहाँ उस एरिया में फिर वही है कि माइनिंग वगैरह नहीं होगी, और अपना क्या बोलते हैं ये डैम्स वगैरह का कंस्ट्रक्शन नहीं करना है, वो सब यस, चीजें हैं, है ना। यस, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जिसको अपन बोलते हाँ हैं, वही है कि कंस्ट्रक्शन आपका की ये चीजें हैं इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स वो, जितने हैं आपको, है ना। हाँ वही है, तो माधव माधव गडगिल ने तो ईस्टर्न घाट की बात करी, हाँ, और कस्तूरी रंगन ने वेस्टर्न घाट की वेस्टर्न, बात करी, है ना। हाँ, हाँ, तो इस तरह से उसको रखना है ना। तो हम्म, वो थोड़ा याद रखना उसको। वो यस, और इसमें फिर क्या बात की गई है कि हाँ, इसमें अपने को एक बात तो होनी चाहिए कि व्हाट आर द की थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। बायोडाइवर्सिटी ऑफ इंडिया के लिए कौन कौन से इम्पोर्टेंट थ्रेट्स है? ओके। सो अगर नॉर्मल पॉइंट्स रखे तो थ्रेड्स तो एक तो आपका क्लाइमेट चेंज है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी में मतलब कि जैसे हमने जो हम्म, फैक्टर्स पिछले कुछ दिनों में हम्म, डिस्कस किए, वही है क्लाइमेट चेंज एंड पॉल्यूशन, हम्म, वही सब कुछ इंक्लूड हो जाएगा। एंड हम्म, एरिया रिड्यूस हो रहा है काफ़ी ज़्यादा। हम्म, सो जो एंक्रोचमेंट है एरिया हम्म, का, आप जितना डेवलपमेंट हम्म, करते हो इंफ्रास्ट्रक्चरली, वो कहीं ना कहीं हार्म करता है हम्म, बायोडाइवर्सिटी को, ठीक है। हम्म, एंड इसके अलावा तो हम्म, ह्यूमन हम्म, कॉन्फ्लिक्ट्स, इस वे में बोल सकते हो कि एरिया इंक्रोचमेंट है, ठीक है। हम्म, एंड हम्म। इसके अलावा तो कौन सा होगा, देखो कुछ तुमने क्या क्या नेचुरल बोला पॉइंट, नेचुरल एक तो नेचुरल तुमने डिजास्टर्स क्लाइम तो होते हैं। नेचुरल डिजास्टर जैसे कि तुमने उत्तराखंड क्लाइमेट एक में, तो क्लाइमेट चेंज बोला,
एक तो हाँ क्लाइमेट चेंज बोल दिया तुमने, है ना? और हाँ। क्या बोला तुमने? जो इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कि आपका जो डेवलपमेंट है तो ह्यूमन का एनक्रोचमेंट है जो है, हम्म। ठीक है, जिससे मतलब कि एरिया रिड्यूस होता हम्म। जा रहा है। जितने भी हम्म। बायोडाइवर्सिटी जो जितने भी एरियाज हॉटस्पॉट्स है उसकी एरिया में रिड्यूस आपको हाँ दिखाई देती है, ठीक है। हाँ, मतलब उस कारण से हाँ इन्वायरमेंट, हाँ लोगों के घर के हाँ। कारण, एंथ्रोपोलॉजिकल फैक्टर के कारण। यस। हाँ। एंड कुछ मतलब कि आप सॉरी, कुछ एंथ्रोपोलॉजिकल डिजास्टर्स, फैक्टर्स के कारण हैबिटेट लॉस हो रहा है ये स्पीशीज का। दूसरा है नेचुरल कि डिजास्टर्स भी बोल सकते हो। हाँ, नेचुरल डिजास्टर भी क्लाइमेट चेंज के अंदर आ सकता है, मतलब। हाँ यस। बिकॉज जैसे कि आपके उत्तराखंड हिमाचल वाले एरिया में देखो फॉरेस्ट फायर्स की मात्रा बहुत बढ़ गई है। जब भी मतलब है ना? कि समर नेचुरल सीजन होता है। डिजास्टर हो गया। हाँ हाँ। हम्म। So, वही और है। अपना क्या है, एक तो इन्वेजिव इन्वेजिव स्पीशीज का भी दिक्कत है वहाँ पे, यस, लेंटेना है ना? कैमरा जो वीड, आप वो भी है लिख ना? सकते हो एग्जाम्पल के तौर पे। और अपना क्या है, अपना ये मैन एंड एलिमेंट कॉन्फ्लिक्ट का भी दिक्कत है। यस यस। मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि हाँ हाँ हैबिटेट लॉस की वजह से क्या है कि हाँ वो जो वो है, एनिमल्स है, वो मैन के एरिया में आ जा रहे हैं। हाँ। तो जैसे वो कि एक अब समस्या आ अभी, रही हाँ, है ना? गुजरात में बात करूँ, गुजरात में हम्म। जो शासन गीर है एरिया, गीर पता ही होगा हम्म। सबको। हम्म। सो हम्म। वहाँ पे जो हम्म। शेर है, अब वो ऑफन आपको दिखाई हम्म। देते हैं सिटीज के एरियाज में, मतलब कि जो हम्म। विलेजेस है आसपास के वहाँ पे हम्म। आ जाता है। सो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है, जैसे कि केरल में हाथी का है, एलिफेंट्स का, हम्म। ठीक है। सो वही है। हम्म। हाँ हाँ, तो ये अपना हो गया। और एक तो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज है, यस। इफेक्ट है ना? हाँ पॉलिसी हाँ हाँ इम्प्लीमेंटेशन इशू। हाँ। ये तो हाँ, ये अपन ने बढ़िया इस पर चर्चा कर ली, है ना? अब अपने को हम्म। चर्चा करना है कि व्हाट स्ट्रेटेजीज कैन बी इम्प्लीमेंटेड टू इम्प्रूव बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इन इंडिया, कि क्या क्या ऐसी कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज इम्प्लीमेंट करना चाहिए कंजर्वेशन को इम्प्रूव करने के लिए। तो स्ट्रेटेजीज वाइज तो सबसे पहले तो आपको लीगल टर्म पे ही क्लियर होना पड़ेगा, ठीक है। हम्म। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको शॉर्ट शॉर्ट मतलब कि इसमें एक्सक्लूसिव होना पड़ेगा, स्टेट एंड सेंटर को साथ में मिलके काम करना हम्म। पड़ेगा। बहुत डिफाइन एरिया रखना पड़ेगा। जैसे कि पॉलिसी की बात की हम्म। थी इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, उसके रिगार्डिंग भी जैसे कि हम्म। ईएसए कस्तूरी रंगन कमेटी हम्म। इसमें बोला है, तो वो आपको हम्म। इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। आपको जोन वाइज उसको मैनेज करना पड़ेगा। हम्म। आपको जो कम्युनिटीज वहाँ पे रहती है, ठीक है, उन हम्म। कम्युनिटीज को एंड पब्लिक को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा। बिकॉज क्या होता है कि आपका जितना भी जोन होता है उसके आसपास एग्रीकल्चर कहीं ना कहीं डेवलप होता है। और जैसे कि जूम एग्रीकल्चर हम्म। बोला जाता है। जूम एग्रीकल्चर हम्म। क्या है, पूरा एरिया साफ किया जाता है and वहाँ पे फिर खेती होती है। सो आपको जो हम्म। एग्रीकल्चर रिलेटेड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड जो कम्युनिटीज है वहाँ पे उसके हम्म। साथ मिलके एक हम्म। पॉलिसी बनानी पड़ेगी। तो ये कुछ है। एंड फाइनेंस सबसे बड़ा इश्यू जो रहता है, हम्म। फाइनेंस रिलेटेड, उसको वेल मैनेज करना पड़ेगा। हम्म। एक तो अपना ये हो गया कंजर्वेशन विद द कम्युनिटी हो गया, है ना? यस। फिर इकोसिस्टम बेस्ड मैनेजमेंट हो गया। हम्म इकोसिस्टम बेस्ड मैनेजमेंट में जैसे अब अपना ये हो जाता है, इकोसिस्टम बेस्ड मैनेजमेंट में जैसे क्या एग्जांपल दूं यार मैं? इकोसिस्टम बेस्ड मैनेजमेंट मतलब कि जैसे कि गिर में शेर है, ठीक है, तो आपको उसके अराउंड बायोडाइवर्सिटी देखनी पड़ेगी, जो मतलब कि स्पीसीज की बात करोगे। हाँ, मतलब इकोसिस्टम बेस्ड कंजर्वेशन है कि मतलब आपको जो डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना है, वो उसको यस। उसके एरिया में प्रोटेक्ट करना है। मतलब ऐसा नहीं कि हाँ। आप प्रोटेक्ट करने के लिए उसको और कहीं ले यस। जा रहे हो, और फिर आप हाँ। मतलब आप जू में ले गए, तो जू में कोई प्रोटेक्शन थोड़ी ना हो रहा है। जू में तो यस। एक दो ही रहेंगे। अगर आपको पूरी हाँ उसकी जनसंख्या को बचाना है, तो आपको जहाँ हाँ उसका हैबिटेट है,
जो उसका हैबिटेट है स्पीशीज का, वहीं पे कंजर्वेशन करना पड़ेगा। अब अपन चीता को लेके आ गए। अब चीता को लाना मेरे को, अगर वो चीता सरवाइव करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो तो अपन उनको खींच के ला रहे हैं, मतलब जबरदस्ती ला रहे हैं। अगर वो चीता को सरवाइव करना ही होता तो वो लुप्त ही नहीं होते ना। अगर उनका इन्वायरमेंट उसको इस तरह से मिलता तो वो यहाँ से वो ही नहीं होते, एक्सटिंक्ट, खत्म ही नहीं होते। तो चीता को अपन जबरदस्ती लाके इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जो भी अफ्रीका से अपनी डील है, क्या जो भी है, मतलब सिंपल तो चीज वही है, जाने लाइफ इज, मतलब गवर्नमेंट। वो बोला जाता है कि लाइफ इज ऑल अबाउट सर्वाइविंग। ठीक है, जो लास्ट में खड़ा तो रहेगा वो जिंदा अब रहेगा, उस टाइप की चीज है ये। चीता को आपने ला दिया, अब हाँ नहीं, तक लेकिन सही चल रहा है, ठीक है। बट जो रिपोर्ट्स मैंने पढ़े थे, क्या आपका जो एरिया है पूनो नेशनल पार्क में, वो एरिया मल्टीप्लिकेशन के लिए सही है क्या? जैसे कि अभी 10-12 हो चीते, तो अफ्रीका में जितनी स्पेस उनको दी जाती है, ठीक है, क्या आपको कुनो नेशनल पार्क में उतनी मिल रही है? अब जब ये संख्या बढ़ हाँ जाएगी तो वही। तो वो फिर ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट वाला ही फिर से शुरू हो जाएगा। हाँ तो क्या है कि अब मतलब मैं तो ये कहता हूँ कि जो चीजें बाहर हैं उनको बेवजह उन पे पैसा खर्च करने से क्या मतलब है। जो अपने पास है उन पे ध्यान दो ना। अपने पास यस। टाइगर है तो उस पर ध्यान दो, डॉल्फिन है तो उस पर ध्यान दो, है ना। बहुत सारी चीजें हैं जिस यस। पे ध्यान देने की जरूरत है। मतलब एक ऐसा हाँ। दिखाने के लिए और प्रोपोगंडा दिखाने के लिए आप चीता लेके आ गए और मार्केटिंग कर रहे हो, तो फिर मतलब टाइम वेस्ट है और पैसा वेस्ट है वो तो, है यस। ना। हाँ। दूसरा, इसमें अपन क्या ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं, जो कि यस। मैंने आर्टिकल में पढ़ा था। तो ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर में मतलब ये, तुम ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर से समझे होंगे तो क्या होता है कि जैसे अपन ने ओवर ब्रिज बना दिया एलिफेंट कॉरिडोर में, तो ऊपर से यस। ओवर ब्रिज जा रहा है और नीचे से एलिफेंट पास कर रहे हैं। या फिर अपन ने वो जो रोप वाले ब्रिज होते हैं, रोप वाले यस। मतलब वो हाँ। दो प्लांट एक दूसरे में कनेक्ट हो जाते हैं और एक वो रोप ब्रिज बन जाता है। तो उसपे से जो है अपने एनिमल से वो पास कर जाते हैं। तो वो एक यस। तरीका है ना। यस। हाँ। दूसरा क्या है कि अपन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करें। ये हाँ। अपन एग्रीकल्चर वाली पार्ट अपन कहीं पे भी लगा सकते हैं, है ना। यस। क्योंकि अपने को बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन करना है। तो हम्म। सस्टेनेबल इकोसिस्टम इसलिए क्योंकि ये इससे क्या होगा कि केमिकल वगैरह ज़्यादा जो है वो आसपास के जो पॉन्ड्स लेके यहाँ पे केमिकल नहीं जाएंगे, जिस कारण से आगे डाइवर्सिटी लॉस नहीं होगी, है ना। फिर अपन क्या कर सकते हैं कि टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी के साथ में टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंजर्वेशन कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अलग अलग यस। टेक्नोलॉजी अपने पास है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गैजेट्स का मदद कर सकते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के थ्रू अपन उनके डीएनए को संभाल के रख सकते हैं और आगे यूज़ कर सकते हैं अलग अलग चीज़ों में, है ना। तो वो एक है। यस। तो ये इस तरह के मतलब अ, अपन एफर्ट्स ले सकते हैं, है ना। जैसे एक टॉपिक अभी बीच में चला था, जेनेटिक रिसोर्स कंजर्वेशन। यस। हाँ। तो उसमें अपन जेनेटिक जो उसका प्लांट है, जो उसका और वो प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, उसको रिसोर्सेस के थ्रू अपन कंजर्वेशन उनका कर सकते हैं। तो यस। वो एक चीज अपने सामने है ना। हाँ। अब अपन इसमें तो अपन अच्छी चर्चा कर ली। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस। मैं चाहूंगा कि तुम ही उसको पढ़ के स्टार्ट करो, तो फिर अपन। तो यस, क्वेश्चन था कि हाउ इज एफिशिएंट एंड अफोर्डेबल अर्बन मास ट्रांसपोर्ट की टू द रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। तो यही है कि जो एफिशिएंट एंड अफोर्डेबल अर्बन मास ट्रांसपोर्ट है, वो इंडिया का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है उसमें कैसे की रोल प्ले कर सकता है। ठीक है। सो अर्बन मास ट्रांसपोर्ट वाला है। तो यही है कि अर्बन पॉपुलेशंस में रैपिड राइज हो रहा है। ठीक है। तो अब उसका जो मास ट्रांसपोर्टेशन है पूरा,
नेटवर्क, उसका बहुत की रोल होगा हम्म, आने वाले समय में। ठीक है। हम्म, तो की रोल में यही है कि आपकी जो टाइम एफिशिएंसी है, ठीक है, वो एंड कंजेशन है, वो इसको आप मैनेज कर सकते हो। दूसरा कि आपकी जो वर्क फोर्स मोबिलिटी है डे टू डे, ठीक है, ये है। हम्म, एंड अगर उसको आपको सही मायने में आपने हैंडल किया तो आपकी प्रोडक्टिविटी एंड हम्म, कम्पिटिटिवनेस को इंक्रीज किया जा सकता है। ठीक है। बाकी तो कुछ पॉइंट्स है कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है, एंड ये चीज़ें अट्रैक्ट कर सकती है इन्वेस्टमेंट्स को। ठीक है। हाँ मतलब तो इसमें ये तुम चीज़ है। अगर इस तरह से भी सोचो कि जो हम्म, अपना क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भैया हाउ एफिशिएंट एंड अफोर्डेबल अर्बन मास ट्रांसपोर्ट की टू रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो हम्म, भैया एफिशिएंट और अफोर्डेबल कैसे करना है कि अब जैसे मैं क्या था, मतलब मैं खुद ही अभी दिल्ली गया था तो वहाँ पे मतलब मेरे को लगा कि यार ये ट्रांसपोर्टेशन की बहुत ज़्यादा है ना, हम्म, क्योंकि हम्म, अगर आप मेट्रो भी चला रहे हो तो मेट्रो में मतलब लोगों का मतलब अगर कोई न्यू बंदा जा रहा है तो उसको आइडिया नहीं होता कि कौन सी ट्रेन से कहाँ से मेट्रो लेना है, क्या करना है, मतलब बहुत यस, ज़्यादा अ, जानकारी की कमी रहती है। और दूसरा क्या है कि अपने को क्या है कि एफिशिएंट एंड अफोर्डेबल अर्बन मास ट्रांसपोर्ट, तो अपने को ज़्यादा ज़्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए अपने को नए नए जैसे अगर हम वहाँ पे बसेस जो चलते हैं तो बसेस की क्वांटिटी इंप्रूव करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक बसेस अपने को लानी आपको पड़ेगी नेटवर्क बढ़ाना पड़ेगा। जिससे कि अपन है ना। हम्म, तो एक तो अपने को उनका क्या करना है, इसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि भैया एफिशिएंट उनकी एफिशिएंसी कैसे बढ़ेगी कि अगर उसमें ज़्यादा स्पेस हो, वो ज़्यादा से हम्म, ज़्यादा ज़्यादा बसेस हो तो लोग मतलब एक बस पे लोड कम पड़ेगा, है ना। मैं बस का एग्जांपल हम्म, दे रहा हूँ, वो हर ट्रांसपोर्ट पे अप्लाई होगा कि अगर उसमें टाइम मैनेजमेंट हो, मतलब ज़्यादा बसेस रहेंगी तो टाइम भी मैनेज होगा और एक बस पे ज़्यादा प्रेशर भी नहीं पड़ेगा। और उसके एफिशिएंसी बाद बढ़ेगी। हम्म, उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, ज़्यादा वो सर्विस डिलीवर कर पाएगी। और अफोर्डेबल इस तरह से रहेगा कि अगर ज़्यादा बसेस रहेगी, इस तरह से चीज़ें रहेगी तो वो इलेक्ट्रिक बसेस अगर रहती हैं तो ज़्यादा अफोर्डेबल हो जाएगी, है ना। हम्म, हम्म, तो अब इसमें क्या होगा कि आ, क्या होगा हाँ तो वो ये अपने को क्या पूछता है, एक मिनट क्वेश्चन फिर से बोलो। हाँ कि हाउ इज द एफिशिएंट एंड अफोर्डेबल अर्बन मास ट्रांसपोर्ट इज द की टू रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि अगर हम्म, एफिशिएंट और अफोर्डेबल अगर मास ट्रांसपोर्ट हो जाता है तो वो हम्म, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कैसे हेल्प करेगा। हम्म, क्वेश्चन अपने से ये पूछ रहा है, अपन थोड़ा उसमें चले गए थे कि एफिशिएंट होगा ये होगा तो उससे होगा क्या। और उसमें क्या होगा कि भैया अगर ये एफिशिएंट और अफोर्डेबल हो जाता है तो एक तो हम्म, जो टाइम टाइम होता है हाँ, कोई भी चीज़ के लिए मतलब यस, आपका टाइम जो टाइम ट्रेवल है वो रिड्यूस हो जाएगा। आपको हम्म, कहीं से कहीं तक ट्रैवल करना है तो वो रिड्यूस हो जाएगा, तो उसमें आप हम्म, अपने जॉब पे टाइम पे जा पाओगे, आप प्रोडक्टिवली वर्क करोगे तो इकोनॉमी तो अगर आप जहाँ जॉब कर रहे हो वहाँ आपका अगर वर्क कनेक्टिविटी बढ़ इम्प्रूव जाएगी। होगा तो हम्म, ओवरऑल मतलब अगर इम्प्रूव। आपका टाइम रिड्यूस हो रहा है तो कनेक्ट हम्म, रिड्यूस टाइम टेबल में क्या होगा कि आप कोई भी चीज़ में अगर टाइम ट्रेवल कम होता है तो मतलब उसको हर जगह वो हेल्प करता है, उसको कौन सा इफेक्ट यस, बोलते हैं कि जो एक हम्म, जगह फायदा करता है तो वो फायदा बढ़ता चला जाता है आगे तक, है ना। हम्म, और हम्म, लोग उससे क्या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा कि लोगों को एक्सेसिबिलिटी रहेगी अगर दूर तक जाने की, है ना। यस, तो लोग हम्म, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। अब जैसे मेरे यहाँ से इंदौर जाने के लिए डायरेक्ट ट्रेन थी लेकिन वो बंद हो गई, वहाँ काम चल रहा है, अभी नई ट्रेन बन रही है। तो अगर डायरेक्ट रूट की ट्रेन चालू हो जाती है इंदौर के लिए तो हम्म, मैं अभी मेरे यहाँ से इंदौर जाने में 3.5 घंटे लगते हैं बाय रोड। तो अगर हम्म, वही अगर ट्रेन के थ्रू अगर वो 2 घंटे में हो जाता है हम्म, तो उससे क्या है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो जाएगा। लोग दो हम्म, घंटे का टाइम ट्रेवल करके इंदौर जाएंगे, वहाँ जॉब करेंगे और वापस आ जाएंगे। हम्म, तो ये एक तरीका है। तुम्हारे यहाँ भी वो तो क्या है कि थोड़ा क्या है कि इंदौर थोड़ा अपर एरिया में आ जाता है, खंडवा थोड़ा यस, लोअर एरिया में, मतलब इंदौर हिल्स पे बना हुआ है, मतलब वहाँ पे एलिवेशन आ गया तो फिर वो पहाड़ों हाँ, में से ट्रेन इजीली जा नहीं पाती। अगर प्लेन एरिया होता तो फिर इजीली ट्रेवल हो पाता। हम्म,
तो एक तो अपन ने ये लिख दिया कि भैया मोबिलिटी में एक्सेसिबिलिटी और ये इकोनॉमिकली प्रोडक्टिविटी किस तरह से बढ़ेगी कि भैया अगर लोग जाएंगे तो जो अपना लोगों का पार्टिसिपेशन है वो बढ़ेगा, है ना, वर्क फोर्स का पार्टिसिपेशन बढ़ जाएगा, है कि यस। नहीं, है ना, जो बात अपन ने पहले कर दी है ना। हाँ। और फिर दूसरा ये है कि लोगों के पैसे भी बचेंगे इस चीज़ को यस। लेके, है ना, कि यस। मतलब अफोर्डेबिलिटी हो जाएगी तो पैसे बचेंगे तो वो कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे। और इसमें डेवलपमेंट में भी हेल्प करेगा ये जो सिटीज का डेवलपमेंट है। अगर एक्सेसिबिलिटी रहेगी तो लोग ज़्यादा जाएंगे तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलप होगा। खंडवा से लोग इंदौर जाएंगे, इंदौर में जॉब करेंगे तो वहाँ का डेवलपमेंट होगा, है ना। और उससे क्या होगा कि ज़्यादा लोग आते हैं तो मतलब चीज़ों के भाव भी बढ़ने लगते हैं, तो वो एक फ़ायदा और मिलेगा वहाँ पे उस एरिया को, है ना। यस। अब जैसे आनंद में जाके लोग ज़्यादा, आनंद में कनेक्टिविटी बढ़ गई, अगर ऐसा हुआ हम्म। कि आने वाले समय में अफोर्डेबल एयर ट्रांसपोर्ट आ गया। इंडिया में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एयर ट्रांसपोर्ट की। अगर एयर ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल हो जाए, अब यस। यहाँ से ट्रेन से दिल्ली जाने के 500 550 रुपये लगते हैं। अगर मैं दिल्ली अगर 500 रुपये में अगर मैं एयर से चले जाऊँ 500 रुपये में, तो तुम सोचो कि मैं कितना ज़्यादा मतलब बेनिफिट मिल सकता है हर चीज़ में। मैं यहाँ से बैठूंगा, दिल्ली में जाऊँगा, कोचिंग करूँगा, वापस आऊँगा। यस। तो वो चीज़ क्या है कि भाई अभी मुंबई से दिल्ली जाने के 4-5 हज़ार रुपये लग जाते, तो वो अगर 500 रुपये पे आ जाए, अगर अपन एयर ट्रांसपोर्ट की संख्या और वो सब बढ़ा ले। और इस पे वो मूवी बनी, उड़ान मूवी बनी थी, तो बहुत कम पैसों पे ले गया था वो। और ऐसा तो है नहीं कि करना पॉसिबल नहीं है। ज़्यादा प्लेन हायर करके प्राइवेट प्लेयर्स को ला के कॉम्पिटिशन क्रिएट करके इसको कर सकते हैं। तो अगर अफोर्डेबल एयर ट्रांसपोर्ट हो गया और एक्सेसिबिलिटी हर जगह हो जाती है, तो वो बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी में हेल्प करेगा और हर जगह उससे बेनिफिट मिलेगा। इंडिया में सबसे ज़्यादा भी ज़रूरत है तो एयर ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है कि जिसके थ्रू मतलब आप हर जगह चीज़ों को कनेक्ट कर सकें, है ना। और ये एक्सेसिबल और ये इफेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन से अपने को ट्रैफिक की भी दिक्कतें नहीं आएगी, है ना। यस। ट्रैफिक भी मैनेजमेंट रहेगा, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन भी नहीं होगा। तो अगर क्योंकि अपन एफिशिएंट कर रहे हैं, एफिशिएंट और अफोर्डेबल कर रहे हैं, तो एफिशिएंट जब होगा जब अपन इलेक्ट्रिक कार्स इन सब पे जाएंगे, है ना। अभी अपन ने बात कर लिया, अगर अपन बात करें कि लोकल बिजनेसेस की बात करें या अपन सोशल बात करें कि सोशली क्या होगा, तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, इंक्लूसिव ग्रोथ होगी, ये सब होगा। दूसरा, लोकल बिजनेसेस को फ़ायदा मिलेगा। अगर यहाँ से मैं ट्रेवल करके जाता हूँ इंदौर, तो वहाँ के जो वहाँ के बिजनेसेस को फ़ायदा मिलेगा। और फिर ट्रेवल हाँ, इजी मतलब हो कि जाएगा, टूरिज्म तो आप समझ टूरिज्म लो ग्रो करेगा। ट्रांसपोर्टेशन भी इजी हो जाएगा। एफिशिएंट अगर अगर अपन बनाते हैं तो यस। ट्रांसपोर्टेशन, इंदौर से खंडवा चीज़ें आ सकती है सर जल्दी से जल्दी, तो वो यहाँ चीज़ें सेल हो सकती है। तो वो है सप्लाई चेन वाली जो मैं बात कर रहा हूँ कि सप्लाई चेन अपन एफिशिएंट कर दे तो दूर से दूर सामान पहुँचाया जा सकता है। तो ये तुमको मैं एयर ट्रांसपोर्ट की बात कर रहा था, तो एयर ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि जो एग्जॉटिक रूट्स और फ्लावर्स होते हैं, जहाँ तक एग्जॉटिक फ्लावर्स की बात कर रहा हूँ, तो एग्जॉटिक फ्लावर्स क्या होते हैं कि वो ऐसी जगह लगते हैं कि वो जहाँ पे पहाड़ी एरिया हो, या फिर वो थोड़े मतलब इस तरह ग्रो होते हैं एग्जॉटिक फ्लावर, जो एरिया थोड़ा सिटी से दूर होता है, थोड़ा इनएक्सेसिबल एरिया होता है। तो उस एरिया में अगर एक्सेसिबिलिटी क्रिएट कर दे, एयरपोर्ट वहाँ बना दिया जाए, तो आप इजीली समझ लो कि आप मसूरी में हो, मसूरी में कोई यस। एयरपोर्ट नहीं, मगर मसूरी में फ्लावर्स अच्छे उग रहे, तो मसूरी के एयरपोर्ट से फट से आप मुंबई में कुछ पहुँचाना हो तो अब एयर ट्रांसपोर्ट के थ्रू पहुँचा सकते हैं। तो एयर ट्रांसपोर्ट तो बहुत ज़्यादा अगर एक्सेसिबल होता है तो वो इस तरह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प कर सकता है। और बाकी फिर क्या है कि टेक्नोलॉजी वाली बात है कि टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट और इनोवेशन जो है वो भी हम लोग को हेल्प कर सकता है इस चीज़ में। मतलब अगर इससे क्या होगा कि अगर अपने को एफिशिएंट और ये सब करना है तो अपन न्यू टेक्नोलॉजीज का यूज़ करेंगे, तो वो अपने को हेल्प करेगा। यस। तो ये सब बातें, और क्या है तुम्हारे मन में वो बताओ। नहीं, कुछ यही सिमिलर पॉइंट्स है जो तुमने बोले थे। हम्म, ट्रांसपोर्टेशन से ये हो सकता है। हम्म, हाँ,
तो ये टॉपिक को अपन ने अभी तक 10 मिनट दे दिए हैं। अब अपन चलते हैं अगले टॉपिक पे, है ना। अपना आइडियल सॉल्यूशन फॉर डिप्लीटिंग ग्राउंड वाटर वाला। ये तो एक काम करते हैं, पहले अपन वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, थर्ड वाले पे। व्हाई इज द कास्ट आइडेंटिटी बोथ लिक्विड एंड स्टैटिक? ओके, फिर अपन इस पे बात करेंगे। हाँ। अब इसमें अपने को ये बताना है कि भैया कास्ट आइडेंटिटी जो है बहुत लिक्विड एंड रिजिड क्यों है? फ्लूइड एंड स्टैटिक दोनों कैसे है? हाँ, ये क्वेश्चन जब आया था, जब मैंने पहली बार पढ़ा था, मुझे बहुत ट्रिकी क्वेश्चन लगा था जब पेपर सॉल्व कर रहे थे उस दिन। तो पहले बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की कि फ्लूइड कैसे है, ठीक है। तो फ्लूइड में तो आप बोल सकते हो कि जो सोशल मोबिलिटी है, ठीक है, जैसे कि आजकल एजुकेशन एंड अर्बनाइजेशन की वजह से ये सोशल मोबिलिटी मतलब कि बहुत ज़्यादा फ्लूइड हो गया है, ठीक है। वो टाई अब लूज हो रहा है अर्बन स्ट्रक्चर्स में, आप देखोगे, ठीक है। एंड आजकल जैसे कि कास्ट जो बेसिकली आया था, जो डिवीजन ऑफ लेबर, मतलब कि आप काम क्या करते हो उस बेस पे। सो आज वो चीज़ें कम हो रही है, वो चीज़ें इतनी ज़्यादा दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है। डिवीजन ऑफ लेबर से बोलोगे वो उतना ज़्यादा नहीं है। दूसरी चीज़ कि इंटरकास्ट मैरिजेस एंड वो जो रिचुअलिस्टिक वे है वो अब बहुत ही ज़्यादा लिबरल हो गया है, ठीक है। तो इसी वजह से फ्लूइड है। बाकी तो आप देखोगे कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स बना रखे हैं, सो एक लीगल वे में भी चीज़ें हो रही है, एंड ये सिमिलर थिंग्स है जो इसे फ्लूइड बनाती है। नहीं तो यार इसमें फ्लूइड और स्टैटिक में मेरे को अंतर ये समझ नहीं आ रहा है कि जैसे तुम ये जो बात बोल रहे हो कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज आई है जो कि कास्ट के लिए अलग अलग रिजर्वेशन प्रोवाइड करती है, तो उससे तो नहीं, कास्ट और पॉलिसीज मजबूत इसके होता जा बाद रहा है ना। ये नहीं, जो एक्ट्स आए कि टचेबिलिटी रिगार्डिंग जो एक्ट है, ठीक है। हाँ तो एक लीगल भी आपके सामने रखा कि जो कास्ट को डिस्क्रिमिनेट किया जा सकता है, तो आपके सामने मतलब कि कोई कार्यवाही हो सकती है। हाँ मतलब इससे कास्ट वो खत्म होती जा रही है, जैसे इंटर, हाँ ये तुमने बोला था ना इंटर कास्ट मैरिजेस वाला, यस। तो उससे क्या है कि कास्ट फ्लूइड होती जा रही है। मतलब अब लोग कास्ट पे जहाँ ध्यान दे के अब इकोनॉमिक और एजुकेशन पे ध्यान देते हैं कि अच्छा ये लड़की पढ़ी लिखी है तो मैं इससे शादी कर लूंगा, यस। ये समझदार भी। अब जैसे कोई आईएएस है, अब आईएएस लड़की अगर कोई भी मतलब होगी, मतलब हिंदू यस। यस। है, जैसे मैं हिंदू हूँ तो वो हिंदू में अगर वो अगर दूसरे कास्ट की भी होगी तो मैं उससे शादी कर लूंगा क्योंकि वो आईएएस है। अपन वो इकोनॉमिकली मतलब अपन देखने लग जाते हैं और एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। अब स्टैटिक वाली बात है कि वो यस। कास्ट स्टैटिक क्यों है, तो उसमें तो एक अपना पुराना वो पॉइंट था कि जो पुराने पुराने ट्रेडिशंस वगैरह हैं अपने, उस कारण से कास्ट एक अपना बना हुआ है। और अपना और क्या सोशल जो अपना सेग्रीगेशन हुआ है ना। बहुत सारे रूरल एरियाज है वहाँ पे सोशली लोग सेग्रीगेटेड है, सोशली मतलब यस। हाँ हाँ अच्छी जात के लोग हैं तो वो अलग रहते हैं, जो कम या कम वाले हैं वो अलग रहते हैं, तो सोशल सेग्रीगेशन है तो बैकवर्ड एरियाज में, मतलब, है ना। और क्या पॉइंट हो सकते हैं? सब कुछ यही पॉइंट्स है। फ्लूइडिटी हाँ फ्लूइडिटी एक उसको बोलते हैं एंडोगेमी वाला पॉइंट है कि जो अपन फॉलो करते आते हैं कि जो प्रैक्टिस अपन करते हैं कि मैरिंग विद इन द कास्ट, बट अपन ये अपनी आएगा कास्ट में स्टैटिक मैरिज पोर्शन में, करते हैं। ये स्टैटिक पोर्शन तो में आ जाएगा स्टैटिक की ना। तो बात कर रहा हूँ, स्टैटिक नहीं, पे आ हम गए ना अपन। ओके, जो आगे पॉइंट्स बोले वो फ्लूइड के थे, अब स्टैटिक है, ठीक है। नहीं ये जो है अपना क्या नहीं, बोलते हैं, एंडो एजुकेशन
एंड वहाँ वो तो अपन तो हाँ वो स्टैटिक वाले की बात कर ये रहा हूँ कि हाँ ये जो एंडोगेमी है कि हाँ विद इन वो द कास्ट स्टैटिक शादी माइंड है। करना, हाँ वो स्टैटिक में। सोशल हाँ सेग्रीगेशन जो वाली जो बात थी कि एक हाँ गांव में मतलब जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण में ही रह रहा है, और वो ऊंची जात यस का है तो ऊंची जात में रह रहा है, नीचे उसमें ब्राह्मण में भी अगर हाँ कोई छोटा वाला है तो उन लोगों हाँ का अलग ग्रुप बना हुआ है ना। हाँ तो ऐसे हाँ सबके हाँ अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं, तो वो हाँ अपना हाँ स्टैटिक में आ गया। अब स्टैटिक में मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूँ कि और क्या क्या है जिस कारण से एक वो तो स्टैटिक है। जैसे कि तुमने बोला कि रूरल एरियाज सेमी अर्बन एरियाज एक सोशल स्टिग्मा है अभी भी। ठीक है, सोशल हम्म स्टिग्मा एंड हम्म पॉलिटिकल बेस्ड जो मोबिलाइजेशन होता है। ठीक है, हम्म जो मतलब कि प्रचार हम्म प्रसार एंड आइडियोलॉजीज जो चलती है पर्टिकुलर ऑन द टाइम हम्म ऑफ इलेक्शंस। सो वो कहीं ना कहीं इसकी हम्म वजह से जो मोबिलाइजेशन होता है आइडियोलॉजी में, वो अभी भी हम्म थोड़ा सा स्टेटिक हम्म हो जाता है फिर। हम्म हम्म सो ये कुछ पॉइंट है। बाकी तो देखो हम्म ऑक्यूपेशनल आइडेंटिटीज है जो मतलब कि ऑक्यूपेशनल कुछ हम्म काम की वजह से अभी भी कुछ एरियाज में होता है। नॉट मतलब कि इसको पान इंडिया अभी भी चल रहा है इस तरीके से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, बट ये कह सकते ऐसा भी नहीं कि हम्म। ये इंस्टेंसेस पूरे तरीके से एलिमिनेट हो गए हैं, ये भी नहीं है, कहीं ना कहीं हाँ, है। जैसे कुछ क्या है कि कुछ ऑर्थोडॉक्स बिलीफ भी है लोगों हाँ में, यस, तो वो सेम यस बिलीफ को फॉलो करते वो हैं। हाँ तो वो भी उस कारण से यस। फिर हाँ ऐसा है कि लोग क्या करते हैं कि कास्ट बेस्ड वायलेंस भी क्रिएट करते हैं, हाँ है ना। हाँ तो कास्ट बेस्ड वायलेंस के कारण भी यस, मतलब ये क्या जैसे होता कि है कि बोला कि कुछ इंस्टेंस बेस्ड हम्म जो आपको रिफ्लेक्शंस देखने को मिलते हैं, जैसे कि पॉलिटिक्स का बोला हम्म कि ऐसे ऐसे जब कभी भी हम्म इंस्टेंसेस बिल्ड होते हम्म हैं हम्म सोशल स्फीयर में, हम्म तो फिर से ये हम्म स्टैटिक पोर्शन में चला जाता है। हम्म So, यही है। हम्म हम्म। सही है, अब अपन थर्ड क्वेश्चन पे अपना चलते हैं, जो कि अपना सेकंड क्वेश्चन है। The ideal solution for depleting groundwater resources in India is water restriction. How can it made effective in urban areas? अब अपन ने अभी तक जो बातें करी उसमें अपन ने बात करी कि भैया रेन वाटर अपन ये सब कर सकते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग अच्छा तरीका है, ये वो है। मगर अपने को बताना है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है हम्म, वो वाटर हार्वेस्टिंग जो है, मतलब रेन वाटर की बात तो छोड़ो, अपन वाटर हार्वेस्टिंग है अपन पूरी की बात करना है, क्या है क्वेश्चन में आइडल होगी। हम्म, वाटर रिसोर्सेज इन इंडिया इज वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी होगी और वाटर हार्वेस्टिंग के और भी तरीके। हम्म, तो हाउ कैन इट बिकम मोर इफेक्टिव इन अर्बन अर्बन एरिया, हम्म, तो इस पे अपने को बात करनी है हम्म, ना। तो इसमें अपन कुछ इस तरह से बात कर सकते हैं कि भैया पॉलिसी और रेगुलेटरी मेजर्स क्या हो सकते हैं, यस। तो वो अपन हाँ चर्चा कर सकते हैं। हाँ तो पॉलिसी और रेगुलेटरी मेथड्स क्या हैं जिनके थ्रू अपन हम्म, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, तो उस पर तुम थोड़ी चर्चा करो। जैसे मैं एक बता देता हूँ, जैसे बिल्डिंग को अपन क्या कर सकते हैं कि अलग अलग उसमें डिवाइड कर सकते हैं। हम्म, कि भैया पर्टिकुलर अलग अलग बिल्डिंग्स को अपन बाइफरकेट करके वहाँ पे हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, वो हम्म, एक तरीका हो गया, है ना। हम्म, और जैसे अपन ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं। ग्रीन हम्म, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे कि अगर अपन ने हम्म, सिटी में सिटी में अपन ने जैसे रोड जा रहे हैं तो रोड के बीच में अपन ने बीच में वो लाइन चलती है ना डिवाइडर, तो हम्म, डिवाइडर के ऊपर अपन ने प्लांट्स हम्म, लगा दिए हैं, है ना। हम्म, छोटे छोटे मतलब रूफ टॉप है, तो रूफ की टॉप यस। पे आपने रूफ टॉप पे अपन ने फॉरेस्ट बोल रहा हूँ, रूफ टॉप गार्डन आप क्रिएट कर सकते हो, है ना। हम्म, और अपन रूफ टॉप का यूज वाटर कंजर्वेशन में भी यूज कर ही सकते हैं। हम्म, और वो क्या बोलता है, अपन ये कर सकते हैं कि जो रेगुलेटरी की अपन बात कर रहे थे, रेगुलेटरी मेजर्स में अपन क्या कर सकते हैं कि लोगों को रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने के लिए इंसेंटिव दे सकते हैं हम्म, और पेनल्टीज भी लगा सकते हैं अपन, हम्म, दोनों चीजें अपन कर सकते हैं। हम्म, तो मतलब ये हो गया। हम्म, मैं तुमसे सोचते सोचते मेरे को याद आया कि हमने भी हमारे मकान की परमिशन ली थी, हम्म, खंडवा में हमारा मकान बन रहा था, तो उन्होंने क्या करा था कि हम्म, हमको है ना रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कुछ 5-1 हजार रुपए का चार्ज लगा दिया था। हाँ और उन्होंने ये बोला था कि जब आपका मकान बनेगा और अगर आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर लोगे
तो आप इसको क्लेम कर सकते हो, तो आपको 5,000 रुपये वापस मिल जाएंगे। तो एक यस। प्रकार से वो पेनाल्टी ही हुआ मतलब। हाँ। और उसका पैसा तो गवर्नमेंट ने ले लिया है, मगर अगर हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं करी है घर में, तो वो पैसा अगर गवर्नमेंट के पास गया, तो गवर्नमेंट रेन वाटर हार्वेस्टिंग के प्रोग्राम रन कर रही है कि नहीं, वो एक गवर्नमेंट का बहुत बड़ा क्वेश्चन है। कोई गवर्नमेंट को क्या है, सबसे पहले तो खुद के इतने इंफ्रास्ट्रक्चर है, पुलिस स्टेशन हो गया, बिल्डिंग हो गई, नगर निगम हो गया, इन यस। सब पे गवर्नमेंट को सबसे पहले रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके लोगों के सामने एग्जाम्पल पुट करना चाहिए कि भैया रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं और ऐसी की जाती है, मगर गवर्नमेंट उसमें कुछ नहीं कर रही है। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है जिसपे गवर्नमेंट को काम करना चाहिए। तो गवर्नमेंट की बहुत सी बिल्डिंग से ऊपर हर बिल्डिंग पे अगर वो लोग ऐसा कर देते हैं और रेगुलेटरी गाइडलाइन ला लेते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट होगा लोगों के सामने। दूसरी बात इसमें अपन है कि अपन इसको और इफेक्टिव बनाने के लिए पब्लिक अवेयरनेस कर सकते हैं और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के थ्रू अपन कर सकते हैं। अब इसमें क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं, पब्लिक अवेयरनेस के अंदर अपन क्या क्या कर सकते हैं, तो उस पर तुम बताओ। जैसे मैं एक एग्जांपल है, सोशल मीडिया और अवेयरनेस प्रोग्राम चला सकते हैं, और क्या कर सकते हैं जिसके थ्रू अपन अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं, मतलब ये पब्लिक अवेयरनेस और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन अपन किस तरह से कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अवेयरनेस फैलाएगा कौन, ये भी एक क्वेश्चन है। हाँ, इसमें तो अवेयरनेस गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को ही ठीक है, करना है, आपका जो ऑफिसर। ब्यूरोक्रेसी एंड गवर्नमेंट, ये दो मतलब कि आप लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव बोलते हो, वो फ्रंट है जो इस पे इसमें आप काम करेगा। एनजीओ इसमें हाँ, आप नहीं, एनजीओ को जो भी पार्टिसिपेट कर प्राइमरी, सकते हो, वो सिविल वो बात सोसाइटी। की बात है, वो सेकेंडरी प्लेस पे रहेंगे। जो प्राइमरी प्लेस पे होगा इनिशिएटर, अगर ऐसे कोई कैंपेन चलाता है, तो वो गवर्नमेंट होगा। ठीक है, गवर्नमेंट को ये समझ मतलब कि सबसे पहले तो जो आपको विजन चाहिए, वाटर इज मतलब कि एक बड़ा पॉइंट है। ठीक है, जैसे कि अगर तुम देखो ड्रॉट के नजरिए से, जैसे भी समर शुरू होगा, आपका जो सेंट्रल इंडिया है, एमपी, पर्टिकुलरली आपका जो सदर्न पोर्शन है, ठीक है, चेन्नई कर्नाटक में तुम देखोगे इस साल क्या हुआ है, वाटर जो मतलब कि ड्रॉट टाइप सिचुएशंस हो गई थी, पानी मिल नहीं रहा था। ठीक है, तो यही है कि आपका वाटर रिगार्डिंग विजन बहुत क्लियर होना चाहिए, आपके पास पर्टिकुलर पॉलिसीज होनी चाहिए। अब इसका मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ। चेन्नई में हर दूसरे साल ड्रॉट रहता है, समर सीजन शुरू होता है, पीने के लिए पानी नहीं मिलता वहाँ पे, बहुत ही गंभीर समस्या है। एंड ड्रॉट वाले सिटीज में वर्ल्ड में वो रैंकिंग में आगे चल रहा है। ठीक है, जहाँ पे पानी की गंभीर समस्या है चेन्नई, और अब तो बेंगलोर ने भी ज्वाइन कर लिया है। ठीक है, कुछ साल पहले आई थिंक 2004-5 के अंदर वहां पे ऐसी गंभीर समस्या हो गई थी ड्रॉट की सिचुएशन, तब एक लेडी आईएएस वहां पे अपॉइंट हुई थी एज अ कलेक्टर। उन्होंने जैसे ही मानसून शुरू होने वाला था, एक पॉलिसी इंप्लीमेंट की, वहां पे एग्जीक्यूट की, जिसमें उन्होंने कहा कि इस शहर के, चेन्नई शहर के हर बिल्डिंग पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट इंप्लीमेंट किया जाएगा। ठीक है, उन्होंने आई थिंक 3 भाग में डिवाइड किया, जो कमर्शियल बिल्डिंग्स है एंड जो रीच एरिया था वहाँ पे उस लेवल का मिडिल क्लास के लिए, एंड जो गरीब है मतलब कि उनके लिए गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी, उस तरीके से सेग्रीगेट करके हर क्लास के पीपल के लिए एक अलग लेवल से, ताकि रेन वाटर हार्वेस्ट किया जाए। ठीक है, उन्होंने जितनी भी पॉन्ड्स से, वाटर लेक से, वो क्लीन अप करवाए, एंड पूरा एक, तुम अगर करना ये सर्च तुम्हें मिलेगा, ये यूट्यूब पे या गूगल पे मिल जाएगा, उन्होंने पूरा प्लांट इम्प्लीमेंट किया। उस मॉनसून सीजन में सारी वाटर बॉडीज फ्लड हो गई चेन्नई की, एंड देन नेक्स्ट 2 ईयर कोई दिक्कत नहीं आई। अब उसके बाद उनका ट्रांसफर हो गया, उनका ट्रांसफर होते ही नेक्स्ट ईयर से वो प्लान कैंसिल हो गया, उसका इम्प्लीमेंटेशन रुक गया। 3 साल बाद चेन्नई में फिर से वो ड्रॉट वाली सिचुएशन खड़ी हो गई, जो इस सर ये पूरा डेकेड ड्रॉट में बीत गया है चेन्नई का, एंड नेक्स्ट ईयर जब समर आएगा फिर से ये समस्याएं होने वाली है। क्यों? क्योंकि जो पॉलिसी चल रही थी, जो सक्सेस थी, आपने वो कैरी फॉरवर्ड नहीं की। ठीक है, तो ये एक लार्जर पिक्चर है, इसमें विजन एंड आपका जो एग्जीक्यूशन है वो भी बड़े लेवल पे चाहिए।
अब समझो कि चेन्नई की जो पब्लिक थी उन्होंने कितना सपोर्ट किया, ठीक है। उस लेडी ने, उस वक्त तो सोशल मीडिया भी नहीं था, फिर भी पूरे शहर में ये चीज फैली एंड सबने सपोर्ट किया एंड ये प्लान सफल हुआ था। तो ठीक है, ये अगर आपके अंदर गट्स हो, मतलब कि ग्रिड हो कि करना है, तो ये चीजें हो सकती है। एंड जैसे कि बोला कि आपको ये सनशाइन सोसाइटी वाला मैंने एग्जांपल दिया था, मुंबई वाला, कि उन्होंने खुद ये प्लान किया। तो आप इसको ये भी चीज कर सकते हो कि कंपलसरी कर दो कि जितने भी ऐसे टावर्स है या सोसाइटीज है, इनके अंदर इसको कंपल्सन कर दो, इस चीज को आपको करना ही होगा, ठीक है। और जो करता है आप उसको मतलब कि टैक्स रिबेट दो, उनको अप्रिशिएट करो, इस तरीके से की चीजें भी कर सकते हैं। इंसेंटिव जो अपन ने बात करी, और वही है कि इसमें अपन क्या कर सकते हैं, तो टैंक्स और रिजर्वायर से उसको अपन वापस से रिनोवेट कर सकते हैं। अभी योजना आई थी प्रधानमंत्री की, उसमें क्या है कि जो बहुत सारे रिजर्वायर्स है हर डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ तक कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे उनको रिजर्वायर्स को मतलब क्या करना है कि उसको मतलब रिनोवेट करना है। मतलब कि अगर वो रिजर्वायर्स में अगर बोलते हैं ना जलकुंभी को यार इंग्लिश में यस, क्या जैसे मैंने बोलते हैं यही बोला कि चेन्नई में उन्होंने किया था, जो पॉन्ड्स एंड रिजर्वायर से क्लीन है अप ना, किए एंड डिग डाउन तो किए। इसके हाँ उनको डीप डाउन करा, और वहाँ पे फिर अब क्या है कि वाटर रिचार्ज हो पा रहा है। तो रिचार्ज स्पीड यस, को अपने को बनाना है, ये रिचार्ज स्पीड बहुत ज़रूरी है एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव से कंजर्वेशन एरिया में, क्योंकि यहाँ पे टाइगर रिजर्व ये सब होते हैं। तो वहाँ पे इस यस, तरह के गड्ढे खोद के रिचार्ज फील्ड बनाना बहुत जरूरी है कि वहाँ के जो एनिमल है उनको पानी की कमी ना हो। ये तो फिर हाँ, उससे मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो मैंने यस, मतलब 2-3 साल पहले न्यूज में पढ़ा था कि मतलब एक जगह पे कोई सा नेशनल पार्क है राजस्थान का, तो वहाँ पे पानी की कमी होने के कारण क्या हो रहा था कि जो टाइगर थे वो ह्यूमन सेटलमेंट में जा रहे थे। तो फिर गवर्नमेंट ने वहाँ पे इस तरह के रिचार्ज फील्ड बनाए, मतलब वो गड्ढे करवाए, तो वहाँ पे पानी जब इकट्ठा हुआ तो फिर वहाँ पे वो मेन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट फिर रिड्यूस होने लगा। तो इसमें इस तरह के अलग अलग मॉडल का अपन यूज कर सकते हैं, गवर्नमेंट के यस, पॉलिसीज के थ्रू, गवर्नमेंट के पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू अपन भी कर सकते हैं। इसमें ये एग्जाम्पल भी है, इसमें प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू भी हो सकता है। फिर उसमें अपन और क्या कर सकते हैं कि अलग अलग प्रोजेक्ट चला सकते हैं, और मतलब यस, पायलट प्रोजेक्ट भी चला सकते हैं। तो इस तरह से अपन वर्क करें तो इसको मतलब इफेक्टिवली अपन मैनेज कर सकते हैं। यस। तो फिर अपन ने 17 मिनट में और अपन ने दो आंसर डिस्कस कर लिए। ठीक है, अपना डिस्कशन तो इसमें हो गया है। मैं इसको अभी रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ।